अंडरस्टैंड फेडरल रिजर्व। अब इतनी बड़ी कहानी पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग कंफ्यूज जाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फेडरल रिजर्व है कौन। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है दोस्तों? आरबीआई। तो ऐसे ही अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं फेड, FED, फेड। ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, एक नॉइज बहुत आ रहा है, 1 मिनट। रवि जी प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें क्योंकि आपके साइड से वॉइस नॉइज बहुत आ रहा है। तो जो यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस है, उन्होंने फेडरल रिजर्व सिस्टम यानी जो सेंट्रल बैंक का उन्होंने उद्घाटन किया था 1913 के अंदर। कब? जब हम आजाद भी नहीं हुए थे, जब हम गुलामियों की जिंदगी जी रहे थे, तभी 1913 के अंदर इन्होंने फेड जो है स्टैब्लिश किया था, सेंट्रल बैंक वहां का स्टैब्लिश किया था इन्होंने। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द फेडरल रिजर्व इज द यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल बैंक। ठीक है ना? अब इसका काम क्या है? देखो इसका एक ही काम है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि 12 डिस्ट्रिक्ट में इसके अलग अलग ऑफिसेज हैं, ये सब अपन को जानना नहीं है। मेन इसका काम क्या है? सबसे मेजर काम है इसका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर। क्या होता है इन्फ्लेशन का मतलब दोस्तों? अब आप लोग बोल सकते हो थोड़ा सा, किशोर जी। महंगाई दर। महंगाई। अब महंगाई दर को समझते हैं थोड़ा सा, इसको मैं म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को वापस से दोस्तों। तो महंगाई दर को समझते हैं कि महंगाई कब बढ़ती है। सुनील जी कब बढ़ती है महंगाई? आदित्य चौरसिया जी कब बढ़ती है महंगाई? सुनील जी आप ही बता दो। जब तरलता बढ़ती है सर। जब? सर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ जाता है तो। ठीक है, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने से कैसे बढ़ेगा महंगाई? है? डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो तो महंगाई बढ़ती है। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दिया, एटलीस्ट आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। और क्रूड ऑयल भी बोला, बहुत बढ़िया आंसर था क्रूड ऑयल। एक मिनट सब लोगों को। तो अब थोड़ा सा हम इसको जर्नल सेंस में बात करते हैं। ये तो अपने टेक्निकल सेंस में बात की, डिमांड सप्लाई क्रूड ऑयल। देखो महंगाई कब बढ़ती है? आप सोचो आज मेरी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरे को दिवाली पे बोनस भी बहुत अच्छा मिलता है, मेरे को हर साल इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली के अंदर मेरे जो बगल वाला फ्लैट है उसमें एक भाभी रहती हैं। वो एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, अमेरिका की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और वो इंडिया में रिप्रेजेंट करती है। और उनका मैं बताता हूँ, मैंने अपने जीवन में नहीं सुना लेकिन उनका देखा है कि हर 6 महीने में इंक्रीमेंट होता है। यहाँ लोगों के सालों में इंक्रीमेंट नहीं होता, उनका हर 6 महीने में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर पूरे साल अगर हमारा अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारे बोनसेस अच्छे आ रहे हैं, हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, तो हमारी इनकम बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे? सोचो आप, जब आप बाजार जाओगे तो आप क्या करोगे? ये भी ले लो सामान, ब्राउन ब्रेड भी ले लो, व्हाइट ब्रेड भी ले लो, ब्राउन शुगर भी ले लो, व्हाइट शुगर भी ले लो, नॉर्मल बटर भी ले लो, पीनट बटर भी ले लो। मतलब कहने का मतलब है कि जहां आपका जनरल स्टोर का खर्चा, आपके महीने का खर्चा 2-3 हज़ार रुपए का है, वही खर्चा आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप कैलकुलेट करो, क्योंकि ये खर्चे कुछ ऐसे अनदेखे खर्चे होते हैं जिनके ऊपर हमारी नजर नहीं जाती, तो यही खर्चा 4 से 5 हज़ार रुपए का आपका पहुंच जाता है, 2 गुना हो जाता है। अब आपके बोलते बोलते मैं खुद रियलाइज कर रहा हूँ कि इस महीने कितना फालतू खर्चा मैंने कर दिया। सर ये आरबीआई में आपको डेटा समझाते इंट्रेस्ट कैसे समझाते मेरे को बढ़ाती खुद सर? को ऊपर रियलाइज हुआ। सर सर हाँ नवीन हेलो। जी। सर आरबीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी बेस पे वो करती है कैसा सर? हाँ आरबीआई में क्या? अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ाती है इसी बेस पे सर? यस, 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 इन्फ्लेशन आरबीआई मैं बताता हूँ, इसमें काफी सारे फैक्टर होते हैं नवीन जी, अभी बात करते हैं धीरे धीरे। ठीक है ना? पहले बेसिक चीज को समझ लो आप, फिर धीरे धीरे आप उस पे भी आना। ओके तो सर। जब जब मेरी इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना, तो मैं खर्चा करूंगा। जब मैं खर्चा ज्यादा करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड बढ़ेगी चीजों की। दुकानदार कहेगा यार ये माल मेरा बहुत बिक रहा है, मैन्युफैक्चरर को बोलो कि और माल बना के दे मेरे को। मेरा कस्टमर हमेशा ये डिमांड करता है। तो ये मैं इंडिविजुअल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरे इंडियन भारत इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, मान के चलो आप। ठीक है? भारत इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो मतलब भारत में सबसे ज्यादा कौन सी क्लास है? मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। ठीक है ना? तो सब लोगों की अगर इनकम बढ़ रही है तो सब लोग खर्चा भी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप आज के टाइम में देखोगे, क्योंकि मैं जनरली ऑब्जर्व करता हूँ चीजों को, मैं क्या देखता हूँ, जो लोग
चाहे हम भी उसी कैटेगरी के अंदर आ गए हूँ। जो लोग पहले बस में ट्रेवल करते थे वो अब ट्रेन में ट्रेवल करने लायक हो गए। जो लोग ट्रेन के जर्नल डिब्बे में ट्रेवल करते थे आज वो एसी में ट्रेवल करने लायक हो गए। जो लोग थर्ड एसी में ट्रेवल करते थे आज वो सेकंड या फर्स्ट एसी में या फ्लाइट में ट्रेवल करने वाले हो गए। और जो लोग थर्ड एसी में ट्रेवल करने वाले सेकंड एसी में थे वो आज फ्लाइट में शिफ्ट हो गए हैं। समझ रहे हैं बात को? तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जिनके पास पहले बाइक हुआ करती थी आज कोई ना कोई कार मेंटेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सब लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, सब लोगों को डेवलपमेंट हो रहा है। अब डेवलपमेंट होगा तो सब लोग खर्चा भी उस हिसाब से करेंगे। आज आप कोई भी हिल स्टेशन उठा के देख लो, आज कहीं भी हिल स्टेशन पे सीजन टाइम पे पैर रखने की जगह नहीं है। इवन छोटे से छोटे शहर के अंदर मैं जाता हूँ, सैटरडे संडे को रेस्टोरेंट में पैर रखने की जगह नहीं है। दिवाली होली तो छोड़ दो, आम दिनों के अंदर भी भीड़ मिल रही है आपको। लोगों के पास पैसे का फ्लो आया कहां से इतना? कोरोना के बाद इतनी भीड़ मिलेगी आपको। हर खाने का काउंटर हो, रेस्टोरेंट हो, सड़क पे स्ट्रीट फूड हो, आपका गोलगप्पे वाला हो। गोलगप्पे वाला भी रात को 12 बजे तक भी चारों तरफ से घिरा रहता है बेचारा। मेरे होम टाउन में घर के बाहर में कई बार जाता हूँ, देखता हूँ गोलगप्पे वाला, हमारा बीचों शहर में घर है बहुत बड़ा, तो वहां पे मैं देखता हूँ गोलगप्पे वाला खड़ा है। तो कई बार मैं शाम को मैं भी चला जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ भैया आप 12 12 बजे तक खड़े? कहते हैं भाई साहब दो दो बार माल बनाना पड़ता है घर पे, शाम को माल खत्म हो जाता है 6 बजे ही, और फिर शाम को 8 9 बजे खत्म हो जाता है, फिर दोबारा मंगाना पड़ता है। तो समझ रहे हो? तो आजकल जो इनकम है लोगों की इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। लोग अननेसेसरी का खर्चा करते हैं जो उनको नहीं भी चाहिए, उसके बारे में भी वो नहीं सोचते और खर्चा करते हैं, और डिमांड हिसाब से बढ़ता है। तो जैसे आपने कहा कि डिमांड बढ़ गया सप्लाई कम होगी, तो बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया कि डिमांड बढ़ा। ठीक है ना? अब इन क्रूड ऑयल पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं इसी पे रहता हूं। अब मान के चलो कि आप में से कोई बंदा है, या मैं मान के चलो मैं ही हूं, मेरी इनकम आज के तारीख में 100 रुपए है। 100 में से 70 रुपए मेरे चले जाते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? मेरे स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, स्टैंडर्ड मेंटेन करने में घर का खर्चा है, चाय पानी है, बिजली है, ठीक है, रोटी है, सब्जी है, फलाना ढिमका, मोबाइल शोबाइल है, कपड़े हैं, दुनिया भर के टीवी एंटीना केबल का बिल है, इंटरनेट का बिल है। मान के चलो 70 रुपए 100 में से मेरे चले जाते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करने में, और 70 में से 30 रुपए मेरे जाती है ईएमआई। चाहे मैंने घर की ईएमआई ले रखी हो, या मैंने कार लोन ले रखा हो, पर्सनल लोन ले रखा हो, 30 रुपए ईएमआई चली जाती है। अब इन्फ्लेशन जब बढ़ता है दोस्तों, तो सरकार क्या डिसीजन लेती है? सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। सरकार ब्याज दर इंक्रीज कर देती है। अब ब्याज दर इंक्रीज करने से क्या होता है? जैसे ही ब्याज दर इंक्रीज होगा, तो पहले मैं आम आदमी के तौर पे आपको समझाता हूं क्या होगा। सबसे पहले मान के चलो आपके 10 रुपए की ईएमआई इंक्रीज हो गई ब्याज दर बढ़ाने से। अब आपकी ईएमआई जा रही है 40 रुपए की। अब यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि यार मैं 70 रुपए खर्च कर रहा हूँ, 30 रुपए मेरे ईएमआई में चले जाते हैं, सेविंग तो मेरी जीरो है, तो मैं क्या करूंगा? अब 10 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? तो अब ये बंदा सोचेगा कि मैं जो जरूरत की चीजें नहीं है उसको मैं अपनी लिस्ट में से कट करता हूं, अब मेरे को सेविंग करना चालू करना चाहिए। तो सबसे पहले 70 रुपए वाला बंदा क्या करेगा? अपना खर्चा कम करके इसको 60 रुपए पे लेकर आएगा। यानी अब ये वो 10 रुपए कहाँ से निकालेगा? अपने 70 रुपए में से निकालेगा। अब वो 10 रुपए ये कहीं ना कहीं तो परचेस कर रहा था सामान, किसी ना किसी दुकानदार को तो जाके दे रहा था सामान। अब जब 10 रुपए का सामान परचेस करना इसने कम कर दिया, और इसके जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने सेम ऐसा ही किया, तो मार्केट में डिमांड कम होने लगी धीरे धीरे। डिमांड कम होगी तो दुकानदार ने भी फोन करके मैन्युफैक्चरर को बोल दिया कि भैया सामान मत भेज, अब तेरा माल नहीं बिक रहा है, अभी माल की कम हो गया है खपत, अभी रुक जा वहां पर। तो जब उनकी अपनी इनकम कम हुई, दुकानदार की इनकम कम हुई, दुकानदार की इनकम कम हुई, तो दुकानदार भी देखेगा यार मेरे को भी अपने खर्चे काटने चाहिए, मेरी पहले वाली इनकम नहीं रही, तो मैन्युफैक्चरर की भी इनकम कम होगी। मैन्युफैक्चरर भी क्या करेगा? धीरे धीरे या तो लोगों की सैलरी कट करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, माल कम बनाएगा। तो इसका ही एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है। अब इससे क्या होगा? धीरे धीरे जब मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट में सामान कम पहुंचना चालू हो जाएगा, महंगाई दर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। ठीक है? अब ये तो हो गई आपकी इंडिविजुअल बात। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट की। कॉर्पोरेट मतलब वो बिजनेसमैन जो देश को चला रहे हैं, टाटा, अंबानीज, अदानी, जो भी बिरलाज हैं, जो भी लोग हैं। ठीक है? अब मान के चलो पहले इनको लोन मिल रहा था अपने बिजनेस चलाने के लिए 4% पे,
अब समझने के लिए समझो कि अब इनको लोन मिल रहा है 6% पे, 2% का ब्याज बढ़ा दिया सरकार ने, मान के चलो, ठीक है ना, इतना एकदम से बढ़ाती नहीं है सरकार, मान के चलो 6%, 2% कर दिया। तो अगर उनको 500 करोड़ का लोन लेना है तो अब उनको अगर 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2% का ब्याज बहुत भारी पड़ता है, कई करोड़ों का हो जाएगा 2% का ब्याज। तो भैया मेरे को 2% का ब्याज क्यों देना है एक्स्ट्रा? तो कॉर्पोरेट वाला क्या करेगा कि अभी हम बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करते, दिस इज नॉट द राइट टाइम, बाजार में मंदी का माहौल है, पैसा मिलना भारी पड़ रहा है, तो हम काम करते हैं लोगों की सैलरी कट करना चालू कर देते हैं, लोगों के बोनसेस कम करना चालू कर देते हैं, एम्प्लॉयज घटा देते हैं। तो जब ये इम्पैक्ट आना चालू होता है तो जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनकी हालत खराब, उनकी सैलरीज कट हो जाती हैं, सैलरी कट हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी इनकम अपनी खर्चे कम करना चालू कर देते हैं, कम खर्चा करना कम चालू करते हैं, और जिससे मार्केट के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे रिसेशन का पीरियड आना चालू हो जाता है, मंदी का। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के अगर पॉजिटिव इंपैक्ट भी है तो नेगेटिव इंपैक्ट भी है। बाजार से लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, बाजार से पैसे का फ्लो खत्म होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इसके दोनों इंपैक्ट हैं। तो इसलिए सरकार तो सोच समझ के रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ाती है कि उसको ज्यादा इंपैक्ट ना आए और उसका काम भी हो जाए। तो अब मान के चलो जब लोगों की सैलरी चलेगी, जब लोगों के पास जॉब नहीं रही तो रिसेशन का पीरियड आ गया। अब मान के चलो ये कोरोना काल के अंदर ऐसा समय आया था जब लोगों के बिजनेस ठप हो गए, इकोनॉमी पूरी बंद पड़ गई, वही रिसेशन का दौर है, मंदी का दौर है। तो उससे निकलने के लिए सरकार ने क्या किया, बताएगा कोई? लोन। यस, वेरी गुड। तो इंटरेस्ट रेट, जो सबसे पहले लोन चल रहे थे उनके लोन माफ किए गए कुछ, या उनकी ईएमआई माफ की गई, या उनके इंटरेस्ट रेट कम किए गए, ठीक है ना। फिर सरकार ने टोटल ओवरऑल कॉर्पोरेट को भी कहा कि भाई हम तुम्हें 6% पे पहले पैसा दे रहे थे, तुम अब 4% पे या 3% पे हमसे पैसा ले लो। अब जो कॉर्पोरेट कंपनीज को ये तो 2% का गैप बच गया या 3% का गैप बच गया, ये क्या है, उनका प्रॉफिट ही तो है, ये जितने करोड़ रुपए बचे उनका प्रॉफिट ही तो है। अब वो कहेंगे कि यार एक काम करो, 500 करोड़ की जगह एक काम करते हैं, 1000 करोड़ के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग, 1000 करोड़ का लोन लेंगे हम क्यों, हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है। अब हम बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, नए एम्प्लॉयज हायर करेंगे, नई जगह ऑफिस खोलेंगे। तो धीरे 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 लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू होगा, लोगों की इनकम धीरे 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 करके इंक्रीज होना चालू होगी, और हम रिसेशन पीरियड से ग्रोथ पीरियड के अंदर आ जाएंगे। अब जब 2008 की मंदी आई थी, मेरे को याद नहीं है कि आप लोग कितने पुराने हो कितने नए हो, 2008 के अंदर जब आर्थिक मंदी आई थी भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो जिनकी सैलरीज उस वक्त, मेरे को याद है मेरे बॉस की सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना हुआ करती थी, वाइस प्रेसिडेंट थे 2008 के अंदर। आज से 12 13 14 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय 1.5 लाख रुपए काफी हुआ करते थे, आज भी काफी हुआ करते हैं। उस वक्त 1.5 लाख रुपए की सैलरी हुआ करती थी, सीधे मेरे कंपनी ने उनकी सैलरी घटा के 75,000 रुपए कर दी थी। उनकी हालत खराब हो गई थी, उनके पास लोन चल रहा था, हाउसिंग लोन, कह रहे थे यार कैसे चलेगा हेमेंद्र, बहुत बुरी हालत होगी। फिर उन्होंने 2 महीने बाद जॉब छोड़ के कहीं और ज्वाइन किया, लेकिन वहां से भी उनको 1 2 महीने बाद किक आउट कर दिया गया। तो 2008 की मंदी तो बहुत ही गहरी आर्थिक मंदी थी, जिसमें बहुत लोगों की हत्या हुई, ठीक है ना। तो उसके बाद सरकार ने इंटरेस्ट रेट कम किए कम किए कम किए, लेकिन इंटरेस्ट रेट अमेरिका का बताऊं, यूरोप का बताऊं, उस समय में तो इंटरेस्ट रेट सबने जीरो कर दिए, अमेरिका ने भी जीरो कर दिया, लेकिन ग्रोथ नहीं आई, ग्रोथ नहीं आई मार्केट के अंदर। तो उस समय क्या हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्यूई। इसके बारे में मैं बिल्कुल एंड में चल के कभी बात करूंगा आपसे, अभी आप लोगों के लिए समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है क्वांटिटेटिव ईजिंग का, अभी हम इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रहते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट डाउन कर देती है सरकार, तो क्या होता है, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो अब क्या होता है कि मान के चलो अमेरिका ने, अब दूसरे संदर्भ में समझते हैं इसको, फॉरेक्स मार्केट के संदर्भ में, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट अभी कल बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है दिखा देता हूं मैं आपको। पहले था 2.50%, बाजार फोरकास्ट कर रहा था 3.25%, और बाजार ने बढ़ा दिया 3.25, मतलब 75 बेसिस पॉइंट बाजार ने बढ़ा दिए, यानी 1% से 0.25 कम। तो जब ये इंटरेस्ट रेट सरकार ने 0.75% का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, इसको बोलते हैं बेसिस पॉइंट, बीपीएस, ठीक है ना।
1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना। तो ये 0.75% आपका बेसिस पॉइंट बढ़ाया सरकार ने। अब क्या होगा, अमेरिका में जब सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है सेविंग पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा होगा। वहां पे जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब एक एसेट होता है, उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। तो अब जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में पैसे लगा रखा है, मान के चलो, वो लोग क्या करेंगे, इंडिया से अपना पैसा निकालेंगे। इंडिया से अपना पैसा निकाल के कहाँ ले जाएंगे, अमेरिका के अंदर। तो उनको जब इंडिया से पैसा निकाल के अमेरिका में ले जाना होगा तो क्या करेंगे, वो लोग आईएनआर को करेंगे सेल और डॉलर को करेंगे बाय। तो जब भी आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो डॉलर की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है। ये चार्ट में मैंने गया, ये देखो यहाँ पे लगाया मैंने यूएसडीएक्स डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ये देखो कल कितना जबरदस्त भगा डॉलर इंडेक्स, कितना जबरदस्त मूवमेंट दी डॉलर इंडेक्स में। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है डॉलर इंडेक्स के लिए दोस्तों पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अमेरिका में तो पहले मिल रहा था आपका 0.50%, ये तो अब जाके 3.25 हुआ है। ठीक है, उस वक्त इंडिया में मिल रहा था 5 से 6%। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब मान के चलो कि जो अमेरिकन इन्वेस्टर हैं उन्होंने इंडिया में पैसा लगाया, और जिस समय पैसा लगाया उस समय डॉलर चल रहा था 75, तो उन्होंने 75 रुपए पे डॉलर सेल किया और आईएनआर को बाय किया। पैसा लगा दिया इंडियन मार्केट में, उनको 5 से 6% मान के चलो फिक्स डिपॉजिट में किसी बैंक में लगा दिया पैसा, 5 से 6% का उनको ब्याज मिला। अब जब वो वापस पैसा निकालने के लिए आए इंडिया के अंदर तो उस समय देखा कि डॉलर का रेट हो गया 80, तो उन्होंने बाई किया डॉलर 80 में। तो 75 से 80, 75 पे बेचा, 80 पे खरीद रहे हैं, $5 का उनको सीधा सीधा नुकसान लग रहा है। $5 का मतलब है सीधा सीधा 5 से 6% का उनको यहाँ पे नुकसान लग रहा है करेंसी के अंदर। तो जितना कमाया उतना कहाँ दे दिया उन्होंने, करेंसी रिस्क में दे दिया उन्होंने। अगर वो कहते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशन इतने बेवकूफ नहीं है, वो हैज करते हैं, तो हैज जब करते हैं तो हैजिंग की भी तो कुछ कॉस्ट आती है, हैजिंग के अंदर भी तो कुछ पैसा लगता है, उसका ब्याज कौन काउंट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका आज 3.5% या 3.25% का ब्याज अगर दे रहा है और इंडिया में 5 से 6% का ब्याज चल रहा है, तो अमेरिकन इन्वेस्टर इंडिया में पैसा क्यों लगाएगा। अमेरिकन इन्वेस्टर तो पैसा निकाल के अपनी लोकल कंट्री में लगाएगा, उसको रिस्क ही नहीं है कहीं पर भी, उसको तो ज्यादा ब्याज मिल रहा है अपनी होम कंट्री के अंदर, चाहे मैं कह रहा हूं उसको 2% कम मिल रहा हूं। वो क्यों करेंसी रिस्क के झंझट में पड़ेगा, क्यों वो करेंसी दुनिया भर की कंप्लायंसेस में पड़ेगा, क्यों वो पेपर फॉर्मेलिटीज के अंदर पड़ेगा। क्योंकि एक देश से दूसरे देश में पैसा लगाना इतना आसान नहीं है बड़े लेवल पे, ठीक है ना, लीगल वे में। तो पर्पस ये है, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है दोस्तों तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि आसपास के जो उसके समूह कंट्रीज हैं वो भी वो पैसा अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, और जो भी आस पड़ोस की कंट्रीज हैं वो जब पैसा इन्वेस्ट करेंगी तो वो डॉलर को बाय करेंगी, तो डॉलर की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। बात आई समझ में। यस सर। यस सर, थोड़ा कॉन्सेप्ट यस क्लियर हुआ सर। आपका। और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ दिमाग की नसें खुलनी कि एफओएमसी का मतलब होता है फेडरल ओपन मार्केट Yes, sir. कमिटी। एफओएमसी का मतलब है, लिख लो, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। ये जो 12 मेंबर की टीम है एफओएमसी इसको बोलते हैं, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। इसमें 12 मेंबर्स sir. होते हैं जो डिसाइड वोटिंग करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, तो वो अपने अपने वोट देते हैं फेवर में और अगेंस्ट में। ठीक है, पूरा का पूरा फॉरेक्स मार्केट सिर्फ डॉलर के इंटरेस्ट रेट डिसीजन के ऊपर टिका हुआ है दोस्तों, नथिंग एल्स। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा मैं भी आपको। देखो ये कुछ सच्चाई है। एक होती है मार्केट एक्सपेक्टेशन, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ के आएंगे, ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट, अगर मार्केट रेट नहीं बढ़ते हैं और मार्केट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तो ये क्या है, नेगेटिव है। इसको इस तरीके से मान के चलो कि आज आपने कोई जिद करी कि मेरे को ये चीज चाहिए और मैंने नहीं दी, तो आप बुरा मानोगे नहीं मानोगे। भाई आदमी बच्चा होता है, आदमी जिद करता है कि पापा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पीछे पड़ जाता है और नहीं देते तो गुस्सा आता नहीं आता बच्चे को। जी सर।
यस ठीक है सर। ना। यस तो सर। सेम वे में ये मार्केट भी बच्चों की नहीं है। ये मार्केट भी क्या कहता है कि भाई देखो बड़े लोग आदमी ज्यादा इगोस्टिक होते हैं। जो बड़े पैसे वाला होता है ना वो ज्यादा ईगो रखता है। तो जितने भी बड़े बैंक वाले हैं ये कहते हैं यार हमसे बड़ा कौन है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मान रही तो उसकी ऐसी की तैसी हम डॉलर की तैसी कर देंगे, हमारे पास आज के टाइम में इतना पैसा है। तो वो कहता है कि रेट हाइक करो साहब। सरकार कहती है मैं रेट हाइक नहीं कर रही, वो कह रहे हैं ऐसे तैसे तुम्हारी, ये देखो करेंसी को हम नीचे लेके जा रहे हैं, फिर वो डॉलर को पेलना चालू करते हैं। अगर बाजार कह रहा है कि रेट कट करो साहब, और रेट कट नहीं करी, बाजार ने इनकी बात नहीं मानी, फेड ने इनकी बात नहीं मानी और रेट को होल्ड कर दिया, ठीक है ना। रेट कट करो, रेट होल्ड कर दिया, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्यों? क्योंकि रेट कट करने का मतलब क्या है? रेट कट करने का मतलब है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। कि रेट, जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से डॉलर ऊपर जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट के घटने से क्या होना चाहिए? डॉलर नीचे आना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्यों पैसा लगाएगा कोई भी अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर या इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से वहां की करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट होल्ड होगा, यानी ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। सरकार ने रेट बढ़ा दिया, डॉलर भाग जाएगा। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है रेट होल्ड होगा, सरकार ने रेट कट कर दिया, डॉलर गिर जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आज एक और पॉलिसी निकली थी, मैं आपको दिखाता हूं, जीबीपी की मॉनेटरी पॉलिसी। जीबीपी की मॉनेटरी पॉलिसी निकली थी। इसमें क्या बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था? 2.25% बाजार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए। यानी पहले कितना था? 1.75। 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। फिर भी जीबीपी में क्या हुआ? बढ़ा दिया तो ऊपर जाना चाहिए जीबीपी। ये देखो एक बार ऊपर भगा और फिर नीचे पेल दिया वापस। ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट रेट का बात नहीं होती, ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट रहते हैं। देखा जाता है कि ओवरऑल इकोनॉमी की हालत कैसी है। अभी जीबीपी जो है या यूके इकोनॉमी है अभी रिसेशन पीरियड से निकल रही है। और रिसेशन के अंदर भी इन्होंने अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है तो ये नेगेटिव इंपैक्ट है भाई। लिक्विडिटी और खत्म हो जाएगी बाजार के अंदर, इसलिए पहले वो भगा और बाद में गिर गया। तो ये भी चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि अभी इकोनॉमी की हालत कैसी है। अभी इकोनॉमी इनके डाउनवर्ड चल रही है, यूके इकोनॉमी काफी टाइम से। तो उसके बावजूद भी इन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाने की बजाय इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद क्या होगा? वहां की वैल्यू ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन वहां पे इकोनॉमी तो हालत अच्छी नहीं है ना। इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब तो ये है कि इन्होंने जो कॉर्पोरेट्स हैं या उनके लिए लोन महंगा कर दिया। अब वहां पे डेवलपमेंट कैसे आएगा? तो इस चक्कर में जीबीपी बाद में गिर गया। तो ये सब कोरिलेशन आपको लगाने पड़ेंगे। अब किसी भाई ने पहले पूछा था मेरे से कि आरबीआई क्या देखता है। आरबीआई भी इन्फ्लेशन डेटा देखता है, एम्प्लॉयमेंट डेटा देखता है, और दो तीन डेटा और देखता है। यही सारे डेटा फेड भी देखता है। फेड भी इन्फ्लेशन डेटा देखता है, एम्प्लॉयमेंट डेटा देखता है, लेबर डेटा देखता है। उसके बाद डिसाइड करता है कि हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए। सेम आरबीआई का कॉन्सेप्ट है, आरबीआई भी इन्फ्लेशन। देखिए आरबीआई के साथ क्या है ना दोस्तों, वहां जब फेड है, अमेरिका की फेड में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। इंडिया की आरबीआई के अंदर गवर्नमेंट का ही बोलबाला है। गवर्नमेंट चाहेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, गवर्नमेंट चाहेगी तो नहीं बढ़ाएगी। इसमें वो उनकी पूरी पूरी मैनिपुलेशन है। तो इंडिया इंडिया का जो आरबीआई है वो तो गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, लेकिन अमेरिका का जो फेड है उस पर गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस एज सच नहीं है। वो वहां पे लॉजिक देते हैं, वहां पे इतना तगड़ा मैनिपुलेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, समझ में आई? आरएसआई पे आप यस लोग काम सर। कर रहे हो? यस सर। हाँ बताया आदित्य जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं सर, यस सर बोले थे आरएसआई के लिए। अच्छा चलो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करो उस पे, ठीक है ना। अच्छा भेजे थे तो चार्ट अगली बार कुछ और चीज देखेंगे। आज थोड़ा सा समय कम है क्योंकि मैं 2-4 दिन के लिए बाहर निकल रहा हूँ, और आपकी क्लास जो होगी नेक्स्ट वीक होगी, ठीक है ना। कहाँ बाहर नेक्स्ट, निकल रहे हैं? मैं मतलब बाहर के मतलब इंडिया में जा रहा हूँ, 2-3 जगह सेमिनार है मेरे, ठीक है। क्या सर, आप विदेश वगैरह घूमते रहते हैं ना सर, थोड़ा सा तो हमको अच्छा भी अच्छा, अच्छा तुम्हें कैसे लगेगा। पता? इससे पहले पहले से 2-3 क्लास पहले बताए थे ना सर, थाईलैंड जाने वाले थे अच्छा आप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, अरे तो आप लोगों को भी लेके चलूंगा, करो कुछ काम ऐसा आप भी। जी 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 सर। और सर जी मैंने सर। गूगल पे भी सर्च किया था आपको, तो अच्छा आपका डिटेल्स है पूरी।
है क्या हुआ गूगल पे? गूगल पे भी आपका नाम आता है। अच्छा अच्छा, नाम हमारा था, अच्छा अच्छा। जी जी जी, पूरी तो डिटेल्स ये है मतलब। सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कोई, ये तो सर देखो लोग डालते रहते हैं इधर उधर, मेरे को तो ये नहीं पता कौन कहाँ का नाम डाल देता है मेरा, मेरे को ये भी नहीं पता भाई। ठीक है ना? तो ये कंपनी वाले मानते तो है नहीं, ये मेरे को मरवाएंगे किसी दिन ये भी। ठीक है। तो ठीक है ना दोस्तों? तो आप लोग करो उसको, ठीक है ना? और बाकी में आने के बाद आप लोग जितने भी थ्योरी पढ़ाई है मैंने, उन सब की प्रैक्टिस करो। ये इंटरेस्ट रेट मैंने बताए हैं, इसके बाद में आपको और इसके जो फैक्टर है, जैसे आईएसएम डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, वो क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने घटाने के लिए, उन सब के बारे में भी बात करूंगा। और दूसरा फिर आपको ये भी बताऊंगा कि फंडामेंटल इवेंट पे कैसे टेक्निकली ट्रेड करा जाए। ठीक है? एक दो इंडिकेटर शायद रह गए हैं आपके, वो खत्म हो जाएंगे। फिर मैं आपको बैंक की इंस्टीट्यूशनल पोजीशन देखना सिखाऊंगा। बैंक की पोजीशन देखने के बाद मैं आपको 2-3 प्रीमियम स्ट्रेटेजीज दूंगा। कोर्स ओवर आपका। उसके